देखो पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिए थे हम लोग, क्या कर रहे थे? करेक्ट, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला ना, है ना। ये क्वेश्चन हमने किया था, टाइम पीरियड दे रखा था सिंपल पेंडुलम का 2π√L/g। तो हम लोग LHS और RHS का डायमेंशन निकाल कर बता सकते हैं कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है कि नहीं? नेक्स्ट देखो आप लोग, check the correctness of फॉर्मूला, है ना। हमें दे रखा है वॉल्यूम V of water, वॉल्यूम V of water which passes any point, which passes any point which passes any point of a canal during t second, during t seconds is connected with the cross section area, is connected with the cross section area, is connected with the cross section area of the canal and the velocity u of water by the relation V is equal to KATU, where K is dimensionless constant, where K is dimensionless constant. Verify the correctness of relation. Verify the correctness of relation. आपको बताना है ये जो गिवन फॉर्मूला है ये वाला V इक्वल टू K इंटू 8 इंटू T इंटू U, हाँ वॉल्यूम कभी केजी में हो ही नहीं सकता है, मास होता है कि नहीं? मास केजी में होता है, मास का वन ऑफ द यूनिट इज केजी, वॉल्यूम का कभी भी यूनिट केजी हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? L3, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिस्टेंस है, तो L3 हम लोग बोलेंगे, L3 नहीं, L3 लेंथ में डायमेंशन 3। सॉल्व करो, देखो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है।
जल्दी से सॉल्व करो उसको। क्या रहा, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? बस आपको डायमेंशन निकालना है कि नहीं? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमें गिवन है v इक्वल टू के ए टी यू, ये इक्वेशन हमें दे रखा है। तो आप सबसे पहले LHS का डायमेंशन निकाल लो। LHS का डायमेंशन मतलब v का डायमेंशन, और ये किसके बराबर आ जाएगा, L3। v का डायमेंशन क्या आएगा, L3। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसका डायमेंशन क्या आएगा, L3। यहां तक तो क्लियर है ना? अब इसका डायमेंशन निकालो, RHS का डायमेंशन। ये तो हमने LHS का निकाल लिया ना, RHS का डायमेंशन क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू KATU का डायमेंशन। K का डायमेंशन क्या है, K डायमेंशन लेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। A क्या है, A कहीं लिखा था ना, यहाँ पे कहाँ लिखा है? हाँ देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी A का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2। T क्या है, टाइम है सेकंड में, तो T का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T। और U क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। U वेलोसिटी ऑफ वाटर है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT माइनस 1। तो T प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ से, डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर आ रहा है, तो लिख लेना, द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर आ रहा है। द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। पिछला वाला क्लास रिवाइज किए थे ना सब? पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे हम लोग डिफरेंट टर्म्स का डायमेंशन निकालते हैं, याद है ना, जो पिछले क्लास में बताया था। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, LHS का डायमेंशन निकालो, RHS का डायमेंशन निकालो। अगर दोनों सेम आ गया, यानी जो गिवन फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। यहां तक नोट कर लिए ना, सब क्लियर है ना? बहुत आसान था ये, है कि नहीं? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं? नेक्स्ट लिखो, द रेट ऑफ फ्लो बोल रहा है ना, द रेट ऑफ फ्लो V of a liquid through a pipe of radius small r under a pressure gradient P by L is given by V equal to pi by 8 P into R का पावर 4 डिवाइडेड बाई L इंटू नीटा, है ना? वेयर ये जो सिंबल है ना, वेयर दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, coefficient of viscosity of the liquid. Check whether the formula is correct or not. Check whether the
फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तो आपको वही डायमेंशनली देखना है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको डायमेंशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं, चेक कर लेना उसको। एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के बराबर आ रहा है कि नहीं, बस चेक कर लो। जल्दी चेक करो इसका डायमेंशन। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को जिस सिंबल की मदद से शो किया गया है इसको ईटा बोलते हैं, ईटा, है ना। जल्दी मिल गया ना, कॉपी में मिल गया ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, हो गया ना। क्या डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है ना, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो यहां पर रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड, है ना, ये वॉल्यूम पर सेकेंड है। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड फ्लो कर रहा है उसको रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। रेट ऑफ फ्लो यहां पर क्या है, रेट ऑफ फ्लो इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो वेलोसिटी को नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो है जो कि v दे रखा है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब L3 और डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज t माइनस 1। ये रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशन है, L3 t माइनस 1। तो LHS का डायमेंशन आपको पता चल गया है ना, ये LHS का डायमेंशन। RHS का डायमेंशन आप निकाल लो, है ना, दैट इज ये जो वैल्यू दे रखा है ना। LHS का डायमेंशन तो हमारा आ गया, RHS का डायमेंशन दैट इज π/8 इंटू P इंटू R का पावर 4 डिवाइडेड बाई L ईटा,
ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन निकालना है आपको। अब आप देखो पाई बाई 8 तो डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, है ना। मतलब आप P बाई एल का डायमेंशन निकाल लो अलग से, P बाई एल का डायमेंशन आप अलग से निकाल के पुट कर दो। इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। P बाई एल को क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। कहीं भी ग्रेडियंट दिख जाए मतलब आपको उसको लेंथ से डिवाइड करना है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी को किससे डिवाइड कर दोगे? लेंथ से। कहीं लिखा हुआ है प्रेशर ग्रेडियंट, यानी प्रेशर को किससे डिवाइड कर दोगे? लेंथ से। तो देखो लिखा भी हुआ है P बाई एल, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन निकालो तो P बाई एल का। हमें पता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। और आपको फोर्स का डायमेंशन हमें पता है ना, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस टू, mlt माइनस टू। एरिया क्या होता है? L2। ये L2 को ऊपर ले जाओगे तो L माइनस टू हो जाएगा, L माइनस टू, और ये L1, तो क्या आ जाएगा? ml माइनस वन T माइनस टू। तो ये प्रेशर का डायमेंशन है, ml माइनस वन T माइनस टू। इसको किससे डिवाइड करना है? लेंथ के डायमेंशन से। तो यहां से क्या आ गया? ml माइनस टू T माइनस, ये आपको P बाई एल का डायमेंशन मिल गया। यहां पे P बाई एल का डायमेंशन रख दो, दैट इज ml माइनस टू T माइनस टू। R क्या है? रेडियस। रेडियस मतलब लेंथ, तो R के पावर 4 का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये तो हमने P बाई एल का डायमेंशन लिखा, R के पावर 4 का डायमेंशन L4। कोई दिक्कत? नीचे देखो, ये पाई बाई 8 तो डायमेंशनलेस है, P बाई एल का हमने डायमेंशन लिख दिया, R का लिख दिया, बचा ईटा। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसका डायमेंशन ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, दैट इज ml माइनस वन T माइनस वन। देखना कॉपी में लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ml माइनस वन T माइनस वन। इसको जरा सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। है ना, यहां पे देख लो फटाफट। हमें दिख रहा है ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m तो खत्म। यहाँ l माइनस टू है, यहाँ L4 है, तो माइनस टू प्लस फोर, L प्लस टू आ गया, और ये माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन बन जाएगा, यानी L3 आ गया। T माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन बन जाएगा, प्लस वन और माइनस टू, T माइनस वन। ये आ रहा है। अरे तो LHS के बराबर ही आ गया, यानी दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है। LHS इक्वल टू RHS, the dimension of LHS is equal to dimension of RHS. Therefore, the formula is dimensionally correct. Therefore, the formula is dimensionally correct. नोट कर लो यहां तक जल्दी से। क्या दिव्यांशु, हो गया ना यहां तक? चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। ये क्लियर है ना सबको? तो आप समझ रहे हो ना सब, जैसे जैसे आपको डायमेंशन याद होते जाएगा आप इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो आप इस चीज को समझो, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे देगा, समझ ही नहीं आएगा या बहुत डिफिकल्ट होगा उसको समझना। हाँ, लेकिन आपको मान लो दे दिया क्वेश्चन, कुछ लेंदी सा क्वेश्चन दे दिया, डैश 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 डैश, लास्ट में लिख दिया फाइंड प्रेशर ग्रेडियंट। लास्ट में क्या लिख दिया? प्रेशर ग्रेडियंट। अब आपको पता है प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? P बाई एल। आपको पता है प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? P बाई एल। आप फटाक से P बाई एल का डायमेंशन चेक कर लो। P बाई एल का डायमेंशन क्या है? बोलो। अरे बोल ही नहीं रहे हो सब। ml माइनस टू T माइनस टू, बोलोगे दिव्यांशु? प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या है? T माइनस टू। क्वेश्चन में कह रहा था प्रेशर ग्रेडियंट निकालिए। अब आप सोचो, आपको क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कुछ दे रखा है, आपको बस लास्ट में पता है कि प्रेशर ग्रेडियंट पूछ रहा है, आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, A B C D, और मान लो आप डायमेंशन के महारथी हो, आप चारों ऑप्शन का डायमेंशन निकाल दो। अब मान लो किसी एक ही ऑप्शन का डायमेंशन आ रहा है जो प्रेशर ग्रेडियंट के इक्वल है, यानी पक्का वही वाला ऑप्शन आंसर होगा। आप समझ रहे हो ना, डायमेंशन की मदद से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो कभी भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि चारों जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो चारों ऑप्शन का डायमेंशन सेम आए। डायमेंशन अगर अलग आ जाएगा तो आप पकड़ लोगे ना। पूछ रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, 3 ऑप्शन में तो फर्जी फर्जी कोई कुछ दूसरा डायमेंशन आ रहा है। ऑप्शन बी का डायमेंशन मान लो आ रहा है प्रेशर ग्रेडियंट का, तो आप समझ जाओगे आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो ये भी ध्यान रखना कि बाई चांस अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है ना, तो आप सोचना कि अच्छा चलो फिजिक्स नहीं सोच पा रहे, डायमेंशन से तो देख सकते हैं ना, चारों ऑप्शन का डायमेंशन निकालना, क्वेश्चन में देखना क्या फाइंड करना है। तो जो भी फाइंड करने को कहा है उसका डायमेंशन जिस ऑप्शन से मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे, शाबाश। ध्यान रखना है, कभी कभी ये लग जाता है कॉन्सेप्ट, है कि नहीं? ये डायमेंशन है बड़ा कमाल का चीज। हाँ, लेकिन उसके लिए ये डायमेंशन उसी का स्ट्रांग हो सकता है 2 चीज, या तो आपको यूनिट याद हो फिजिकल क्वांटिटी का, या आपको फॉर्मूला याद हो, या यूनिट याद हो या फॉर्मूला याद हो, दोनों में से कुछ एक याद रहेगा तभी तो आप डायमेंशन निकाल पाओगे, नहीं तो कैसे निकालोगे डायमेंशन? चलो एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन बताओ तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन निकालो तो। ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा आप मुझे ये बताओ, ये इन दोनों का डायमेंशन सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? पहले तो ये बताओ, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? सेम आएगा। पोटेंशियल का भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, पढ़े थे ना 10th में। पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, दोनों का यूनिट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से निकालो तो। 10th में पढ़ चुके हो पोटेंशियल डिफरेंस, सारा फॉर्मूला पता है। देखते हैं कौन बना पा रहा है। नहीं बना पाना तो मारना खुद ही को एक कंटाप घुमा के, दिमाग ही झंझन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जितना फॉर्मूला पढ़ाए थे फटाफट सोचते जाओ एकदम।
पोटेंशियल डिफरेंस का एक आप लोग को बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ाए थे, डेफिनेशन पढ़ाए थे, याद आ रहा है ना? उस डेफिनेशन से सोचो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, क्या होता था? V इक्वल टू आई आर, ये तो ओम्स लॉ है ना। यहां से तो आप निकाल ही नहीं पाओगे डायमेंशन, ठीक है? आपको ये फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू आई आर। अब I और R, I का भी डायमेंशन निकालोगे, R का डायमेंशन आप नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दूसरा फॉर्मूला सोचो तो, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और पढ़ाए थे 10th में। V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से निकाल लोगे, जिसको ये फॉर्मूला याद रहेगा वो निकाल लेगा। निकालो फटाक से, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आपको 9th में का कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता था, 9th में पढ़े थे। वर्क डन क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई अब देखो, चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमें पता है करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से? करंट इंटू टाइम। आप कहोगे सर क्यों करंट क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट चार्ज छोड़ देते। तो चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ा था ना, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। इसलिए मैंने पहले चार्ज को करंट के टर्म्स में लिख दिया। तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। यहाँ F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है, I करंट है, T टाइम है। अब आप डायमेंशन निकाल सकते हो। देखो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml t माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L, है ना? करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? A। T टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? T। अब आप यहां से पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन या पोटेंशियल, दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या आ रहा है यहां से? M। एक तो बस M न्यूमरेटर में दिख रहा है, यहाँ L, यहाँ L, तो ये क्या आ गया? L2। ये A ऊपर जाएगा तो A माइनस 1, ये T ऊपर जाएगा तो T माइनस 1 आ जाएगा, T माइनस 3। ml2 A माइनस 1 T माइनस 3। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। जनरली हमारा आदत है ना, पहले हम लोग M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं। इसी चीज को ऐसे भी लिख दिया जाता है, M L2 T माइनस 3 A माइनस 1। कोई दिक्कत? ये पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? अब आप रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन पता चल गया। निकाल लो उसको भी, ये सब याद रखना बेसिक है, 10th के फॉर्मूला से आ जा रहा है, 9 10th के फॉर्मूला से, है कि नहीं? ये सब तो पता ही रहना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालो तो अब वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। जरा बताओ तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या आ रहा है? डायमेंशन निकालने के लिए दो चीज, या तो फॉर्मूला याद हो या तो यूनिट याद हो, दोनों में से कुछ एक याद हो जाएगा काम।
हो गया ना, रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया ना, कितना आ रहा है? वेरी गुड, ml2 t-3 a-2। रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, v इक्वल टू आई आर, दैट इज ओम्स लॉ। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, R इक्वल टू वी बाई आई। और जब इस फॉर्मूला को यूज करके आप रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालोगे तो लिख लो, रेजिस्टेंस का डायमेंशन आएगा क्या है, ml2t-3 a-2। बहुत आसान हो जाएगा फिर, है कि नहीं? ये v का डायमेंशन यहाँ लिखा ही हुआ है, बस इसको करंट के डायमेंशन से डिवाइड कर दो, दैट इज ml2t-3 a- इज द आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छा। ये ऐसी मतलब ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये सबका फॉर्मूला आपको पता था, ठीक है ना? तो ऐसी बार बार बोल रहा हूं, डायमेंशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो चीज, या तो आपको फॉर्मूला याद हो या आपको यूनिट याद हो, दोनों में से कुछ कोई एक भी याद रहेगा तो आप डायमेंशन निकाल लोगे। ये नोट कर लिया ना दिव्यांशु? आ रहा है ना आंसर, ml2t-3 a-2। ठीक है, चलो इसके बाद है ना, हम लोग फॉर्मूला वाला क्वेश्चन सब कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि डायमेंशनली फॉर्मूला सब करेक्ट है कि नहीं। एक और क्वेश्चन लिखो आप, चेक द करेक्टनेस check the correctness of the relation, check the correctness of the relation h is equal to 2 sigma cos theta divided by r square d into g। जहां पे हमें बता रखा है h क्या है, h इज हाइट, h हाइट है, सिग्मा सरफेस टेंशन है। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सरफेस टेंशन। और क्या बता रखा है, थीटा, थीटा इज एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये आपको नहीं पता है, हाँ, लेकिन आपको दिख तो रहा है थीटा है क्या, एक एंगल है, ये आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट दे रखा है आर, आर हमें बता रखा है आर इज रेडियस, है ना। डी इज डेंसिटी, डी क्या है, डी इज डेंसिटी। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ये जी भी आपको बता रखा है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सारा फिजिकल क्वांटिटी आपको बता रखा है कि इस फॉर्मूला में जो भी लेटर्स यूज हुआ है वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखो क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन निकाल लो, खत्म। सरफेस टेंशन का डायमेंशन आपको लिखा दिया हूं कॉपी में, है कि नहीं। ऐसे आप आपको लिखा था ना, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन, है कि नहीं। बाकी थीटा एंगल है, थीटा का डायमेंशन क्या होगा, है ना। थीटा का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस। हमने पढ़ा था ना कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ही दो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास यूनिट है बट दे आर डायमेंशनलेस। एच जानी गए हाइट, आर रेडियस, डी डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जल्दी फटाफट चेक करो, बताओ। जल्दी सॉल्व हुआ। जरा खुद से बनाना है आपको, इतना आसान क्वेश्चन है। इतना टाइम लोगे है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे LHS का डायमेंशन निकाल लो। LHS का डायमेंशन क्या रहा है, दैट इज H का डायमेंशन। H क्या है, हाइट। तो हमें पता है हाइट एक तरह का लेंथ होता है, तो इसका डायमेंशन आएगा L। LHS का डायमेंशन आपने निकाल लिया, L आ रहा है, बस RHS का डायमेंशन निकालना था। क्या रहा है RHS का डायमेंशन, नहीं आ रहा है। जरूरी थोड़ी है बराबर आएगा, नहीं आया बराबर मतलब फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है, इनकरेक्ट है। क्या रहा है डायमेंशन RHS का, हाँ निकालो निकालो। कुछ T में आ रहा है, हाँ चेक करते हैं। देखो RHS का डायमेंशन है ना, यहाँ पे देखो RHS का डायमेंशन यानी जो लिखा हुआ है 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर DG, R स्क्वायर DG, इसी का तो R स्क्वायर D इंटू जी, इसी का तो डायमेंशन निकालना था हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 नंबर है, डायमेंशनलेस हो गया। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन। अब आपको बताया था मैंने, बता दिया था ना, सिग्मा सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट है लेंथ। फोर्स का डायमेंशन आप जानते हो ml T-2 डिवाइडेड बाई लेंथ। L से L कट गया, ये क्या आ गया MT-2। सरफेस टेंशन का डायमेंशन इज MT-2। कॉस थीटा का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई नंबर आएगा, डायमेंशनलेस। R स्क्वायर, R क्या है, रेडियस, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा L2। D क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन निकालो, फॉर्मूला आप जानते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, दैट इज न्यूमरेटर में मास बाई वॉल्यूम, दैट इज L3। तो ये कितना आ गया, ml-3 लिख दो। डेंसिटी क्या हो गया, ml-3
और ये जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको बता दिया था, LT-2 है कि नहीं? बस इसको सॉल्व कर लो। ये दिख रहा है, m से m गया। अब आप देख लो L में क्या क्या बचा है यहाँ। ये L2 यहाँ पे ये L-3, तो कितना आ गया? L-1 आ गया ना। यहाँ L2 है, यहाँ L-3, L-1 और यहाँ L1। L खत्म, और ये T-2 से T-2 भी, तो ये क्या आ गया? डायमेंशनलेस, M0 L0, कोई डायमेंशन ही नहीं आ रहा है, ऐसा हो गया। नहीं, कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, ये R² था ना, तो सही तो L2 है। हाँ सही है, डायमेंशनलेस आ गया, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है LHS का कुछ डायमेंशन आ रहा है, RHS का डायमेंशन नहीं आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? LHS और RHS का डायमेंशन ही सेम नहीं है, यानी ये फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनली इनकरेक्ट। लिख लेना, द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। The given formula is dimensionally incorrect. यहां तक क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट लिखो। देखो अभी तक हम लोग क्या किए, मान लो कोई फॉर्मूला हमें दे रखा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल दे रखा है, तो उसका डायमेंशन निकालना सीखे। फिर हम लोग सेकंड ये सीखे कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई गिवन फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल आना चाहिए, नहीं आया तो यानी फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। अब हम लोग थर्ड डायमेंशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, मतलब डायमेंशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? जैसे मान लो आपको कोई चीज केजी में दे रखा है, तो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। या कोई चीज मान लो आपको SI यूनिट में दे रखा है, तो आप उसको CGS यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। CGS यूनिट जान रहे हो ना? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये नेक्स्ट है, हेडिंग दो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग दो आप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट। हमें यूनिट का कन्वर्जन करने आना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। देखो इस बात को समझो, कभी भी आप यूनिट का कन्वर्जन कर देते हो ना, तो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जैसे इस बात को आप समझो, मान लो आप मार्केट गए, आप मार्केट से कुछ कपड़ा खरीदे, तो जब आपने इसको मीटर स्केल की मदद से मेजर किया, जब आपने इसको मीटर में मेजर किया, तो ये पूरा लेंथ कितना आया? मान लो 1.5 मीटर। और जब आपने इसको सेंटीमीटर में से स्केल से मेजर किया, तब ये आया 1500 सॉरी 1500 कह रहा हूं, तब आया ये 150 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? जब आपने इसको मीटर स्केल से मेजर किया तो 1.5 मीटर, और जब आपने इसको सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया तो कितना आ रहा है? 150 सेंटीमीटर।
तो अब आप चाहे इस कपड़े को मीटर यूज करके, मीटर स्केल यूज करके मेजर करो, चाहे सेंटीमीटर स्केल यूज करके मेजर करो, कपड़े का लेंथ चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, यानी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जो आपने कपड़ा खरीदा जितने लेंथ का, उसका लेंथ उतना ही रहेगा, चाहे आप उसको मीटर में मेजर करो, चाहे आप उसको सेंटीमीटर में मेजर करो। तो यानी यूनिट्स को चेंज करने पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट में, कि अगर हम लोग अपना यूनिट चेंज कर देंगे तो भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो लिखो इस बात को, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में आप लिखो, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, देखो दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। This is based on the fact that magnitude of a physical quantity remains the same. This is based on the fact that magnitude of a physical quantity remains the same. Magnitude of a physical quantity remains the same, comma, whatever be the unit of measurement, whatever be the unit of measurement, whatever be the unit of measurement, whatever be the unit of measurement। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, अब चाहे किसी भी यूनिट में मेजर कर लो। समझ में आ रहा है ना? अब इधर ध्यान दो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है? n इंटू यू, जहां पे n क्या है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है? यूनिट। जिस यूनिट में आप मेजर कर रहे हो, यहां पे u क्या है? यूनिट। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आप देख लो, यहां पे हमने कपड़े के लेंथ को मेजर किया ना, आपने शुरू में यूनिट क्या रखा? मीटर। तो ये n का वैल्यू क्या आया? 1.5 आया ना? अरे आया कि नहीं आया? आया। जब आपने यूनिट रखा सेंटीमीटर, तो n का वैल्यू क्या है? 150 है कि नहीं? लेकिन दोनों केस में कपड़े का लेंथ है सेम ही है, मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को जनरली हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यू यूज कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के लिए, और वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? n इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू सम यूनिट। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इधर ध्यान दो, मीटर और सेंटीमीटर में कौन सा बड़ा यूनिट है? मीटर और सेंटीमीटर में कौन सा यूनिट बड़ा है? मीटर। आप देखो मीटर का लेंथ लगभग इतना होता है, 100 सेंटीमीटर को हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। तो दिस इज 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है स्केल पे देखना। तो मीटर ज्यादा बड़ा यूनिट है ना, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो जब भी यूनिट का वैल्यू ज्यादा होगा तो उसके सामने वाले नंबर का वैल्यू कम होगा, और जब यूनिट छोटा होगा तो उसके सामने वाले नंबर का वैल्यू ज्यादा होगा। यूनिट बड़ा तो n छोटा, यूनिट छोटा तो n बड़ा। तो ये भी ध्यान रखें, है कि नहीं? ये सब आपको समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दो, अब हमें पता है यूनिट चेंज करने पे फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर, या सिंस हमें पता है ना मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द यूनिट। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2।
आप यूनिट चेंज कर दो, पहले यूनिट था U1 तो उसके सामने का न्यूमेरिकल वैल्यू था N1, बाद में यूनिट हो गया U2 तो उसके सामने का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया N2। हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? इसको भी नोट कर लो। और यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ U1 इज ग्रेटर देन U2 देन क्या होगा, N1 विल बी स्मॉलर देन N2, और इसका उल्टा एंड वाइस वर्सा। अगर U2 ज्यादा होगा U1 से तो N2 छोटा होगा N1 से। समझ में आ रहा है ना? नोट कर लो इसको। नोट कर लिए ना यहां तक? गुड। नोट कर लेने आता। गुड, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये यंग्स मॉड्यूलस का क्वेश्चन है। जैसे करेंगे है ना। अच्छा, फोर्स का यूनिट जानते हो ना? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? फोर्स का ऐसा यूनिट इज न्यूटन। और फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में फोर्स के यूनिट को क्या बोलते हैं? डाइन। तो आप पता करो, आप लिखो, देखो क्वेश्चन है, convert the force of 2 Newton into डाइन, है ना। और आपको पता है डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट। और न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट। अब आप बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखोगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है। किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है? फोर्स। यानी फोर्स में यूनिट का कन्वर्जन हो रहा है, एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट, है कि नहीं। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? सबसे पहले आप फोर्स का डायमेंशन लिख दोगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है?
ml_2 ml_2, यानी फोर्स के डायमेंशन में मास का डायमेंशन 1 होता है, लेंथ का डायमेंशन 1, टाइम का डायमेंशन -2, यानी एक मास आएगा, एक लेंथ आएगा और एक टाइम आएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हमें दो सिस्टम दे रखा है, एक है एसआई यूनिट और दूसरा है डाइन। डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट सिस्टम। कोई दिक्कत? अब आप क्या करो, फोर्स के यूनिट को ऐसा, अब फोर्स में मास लेंथ और टाइम का डायमेंशन है, तो मास लेंथ और टाइम वाला ही यूनिट सब आएगा, और तो कोई यूनिट नहीं आएगा। जो डायमेंशन है भाई वही यूनिट आएगा ना। अब इसमें करंट का यूनिट थोड़ी आ जाएगा, जो डायमेंशन है वही यूनिट आएगा। अब आप एसआई यूनिट में फोर्स के, एसआई सिस्टम में फोर्स के यूनिट को बोल दो m1, फोर्स के यूनिट को बोल दो m1। और आपको लेकिन पता है जो न्यूटन है वो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट में मास का लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं? केजी। अब आप फोर्स के लेंथ के एसआई यूनिट को L1 बोल दो, और एसआई यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और आप एसआई यूनिट में फोर्स के टाइम के यूनिट को T1 बोल दो, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ऐसे लिख दो। और उसी तरीके से सीजीएस यूनिट में आप फोर्स के यूनिट को बोल दो, मास के यूनिट को m2, लेंथ के यूनिट को L2, टाइम के यूनिट को T2। और ये सीजीएस यूनिट है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो ये m2 मास का यूनिट है, मास का यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और टाइम का यूनिट क्या रहेगा? सेकेंड। लिख दिया ऐसे ना, कोई दिक्कत? अब हमें हमारा फॉर्मूला पता है। नाउ अभी हमने देखा था N1 U1 इक्वल टू N2 U2। बस यहाँ पे पुट कर दो। इसको आप बोल दो एसआई यूनिट, ये सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट में देख लो N1 का वैल्यू क्या दे रखा है आपको? ये देखो, आपको N1 का वैल्यू दे रखा था 2, और यहाँ पे आपको N2 का वैल्यू निकालना है। सीजीएस यूनिट में क्या वैल्यू आएगा, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा हमें सीजीएस यूनिट में डाइन के टर्म्स में, है कि नहीं? तो N1 आपको गिवन है, लिख दो यहाँ 2। तो दिक्कत? और डायमेंशन आप जानते हो mlt-2, तो यूनिट को कैसे लिखोगे? m1 L1 T1 -2, दिस इज इक्वल टू N2 जो कि हमें निकालना है, और U2 क्या हो जाएगा? तो फोर्स का डायमेंशन दैट इज mlt-2, तो m2 L2 T2 -2। यहां से देख लो N2 क्या आ जाएगा? N2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू m1 L1 T1 -2, दिस होल डिवाइडेड बाई m1 से m2 को डिवाइड कर दो, L1 से ये L2 डिवाइड हो जाएगा, और T1 -2 से T2 -2। कोई दिक्कत? अब आप यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करते जाओ। m1 क्या है देखो हम, kg बाई m2 क्या है? ग्राम। ये 2 को लिख दो आगे। m1 क्या है? kg। m2 क्या है? ग्राम। लेंथ पे आ जाओ, L1 क्या है? मीटर। L2 क्या है? सेंटीमीटर। अभी देखो T1/T2, इस पूरे को लिख सकते हैं ना हम लोग, T1/T2 रेज टू द पावर -2। इस पूरे को लिख सकते हैं T1/T2 रेज टू द पावर -2। T1 क्या है? सेकेंड। T2 क्या है? सेकेंड, एंड दिस होल रेज टू द पावर -2, क्योंकि इन दोनों डायमेंशन -2 है, तो रेज टू द पावर -2। कोई दिक्कत? सेकेंड से सेकेंड कट गया। अब आपको ये सब यूनिट में रिलेशन पता होना चाहिए। 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम बाई ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। यहां से देखो क्या आ रहा है? N2 का वैल्यू आपको मिल गया, दैट इज 2 इंटू 1 2 3 4 5 5 0 आ रहा है, 2 इंटू 10 का पावर
5। आपको ये N2 का वैल्यू मिल गया। और हमें पता है ये सब हमने यहाँ पे CGS यूनिट लिखा है, और CGS यूनिट में हम लोग फोर्स के यूनिट को क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन। तो यहां से देखो क्या आ गया, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर 5 डाइन। क्लियर है ना यहां तक? नोट कर लो इसको। बिल्कुल, देखो यहां पे लिखा हुआ है फोर्स का डायमेंशन क्या है? mlt माइनस 2। इधर ध्यान देना, आप कंफ्यूज मत होना, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर से अभी लिखूंगा इसको थोड़ी देर में। यहां देखो फोर्स का डायमेंशन क्या है? mlt माइनस 2। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो mlt माइनस 2 के टर्म्स में, दैट इज SI यूनिट में हमें क्या दे रखा है? फोर्स का वैल्यू 2। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको SI यूनिट में? दैट इज m, दैट इज kg इंटू l, दैट इज मीटर इंटू t माइनस 2, दैट इज सेकेंड रेज टू द पावर माइनस 2। समझ में आ रहा है ना? और ये किसके बराबर आ गया? दैट इज 2 इंटू 10 का पावर 5। ये देखो N2 का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 का पावर 5। और CGS यूनिट में यूनिट तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बस मास का यूनिट क्या आ जाएगा? ग्राम। लेंथ का यूनिट क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। और ये टाइम सेकेंड, डायमेंशन था टाइम में माइनस 2, तो सेकेंड रेज टू द पावर माइनस 2। ये चीज है, और इसी पूरे चीज को नेम दे दिया गया है न्यूटन, और इसी पूरे चीज को नेम दे दिया गया है डाइन। नहीं, ये तरीका है बनाने का, समझ में आ रहा है ना? ये तरीका है बनाने का। ये तो अभी बहुत इजी क्वेश्चन है ना, अभी मैं करूंगा इसमें छेड़छाड़। तो आपको यही जो अगर आप तरीका फॉलो करोगे तो बना पाओगे, और जहां खुद से सोचना चालू करोगे तो वहां पे फंस जाओगे। तो ये अभी बेसिक सिखा रहा हूं कि कैसे मैंने सोचा, क्या किया। ये तो बहुत सिंपल है ना, न्यूटन को ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो, है कि नहीं? आपको याद है कि 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन होता है, तो 2 न्यूटन में 2 इंटू 10 का पावर 5 डाइन होगा। तो मैंने इतना क्यों किया? ताकि इसके आगे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा, और अगर आपको ये टेक्निक आएगा तभी आप उसको बना पाओगे। तो देखो यहां से फाइनली हमें मिल रहा है ना, ये यही चीज तो आ रहा है। हम लोग फाइनली देयरफॉर क्या बोल सकते हैं? 2 न्यूटन इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर 5 डाइन। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? नोट कर ले इसको। सबसे पहले मैंने फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन चेक किया, फिर जो भी हमें दो सिस्टम दे रखा था, दोनों सिस्टम में मैंने कुछ यूनिट माना। जैसे फोर्स का डायमेंशन ml और t में आ रहा था, मास, लेंथ और टाइम। तो SI यूनिट में मैंने मास का यूनिट m1 मान लिया, लेंथ का L1, t का t1। और आपको m1 L1 t1 पता है। SI यूनिट में मास का यूनिट क्या होता है? kg, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। फिर मैंने दूसरा सिस्टम लिया CGS यूनिट, उसी में कन्वर्ट करना था, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना था। CGS यूनिट में फोर्स को डाइन बोला जाता है, फोर्स के यूनिट को, जो भी फोर्स का यूनिट आएगा। CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या आता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी को डाइन बोलते हैं। CGS यूनिट में मैंने सारे यूनिट्स को क्या मान लिया? तो मास के यूनिट को m2 बोल दिया, लेंथ के यूनिट को L2 बोल दिया, टाइम के यूनिट को T2 बोल दिया। और हमें पता है CGS यूनिट में मास का यूनिट होता है क्या है? ग्राम। तो m2 ग्राम के बराबर है, L2 सेंटीमीटर के बराबर है, T2 सेकंड के बराबर है। फिर मैंने वो फॉर्मूला लगाया,
दैट इज N1U1 इक्वल टू N2U2। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है ना यूनिट चेंज करने पे। तो हमने लगाया फॉर्मूला N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 का वैल्यू लिखा मैंने, है ना। ये देखो SI यूनिट में हमें बता रखा था, 2 दे रखा था वैल्यू। N1 का वैल्यू मैंने 2 रख दिया, और U1 यूनिट, U1 क्या यूनिट, तो मैंने SI सिस्टम वाला यूनिट यूज कर लिया, है ना। हमें पता है ना फोर्स का डायमेंशन क्या है, MLT-2। तो U1 की जगह क्या आ जाएगा, M1L1 T1 - 2। दिस विल बी इक्वल टू N2। हमें फाइंड करना था कि CGS यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, वही तो फाइंड करना था। लिख दिया N2 को एज इट इज। और हमें पता है CGS यूनिट में हमने यूनिट्स को क्या माना है, M2 L2 T2। और हमें पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। तो ये आ जाएगा CGS यूनिट क्या आ जाएगा फोर्स का, M2 L2 T2 - 2। हमें N2 निकालना था, N2 को सेपरेट किए, और ये इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, चला गया डिवीजन में। सारे यूनिट का मैंने वैल्यू रख दिया। वैल्यू M1 kg के बराबर है, M2 ग्राम के बराबर है, L1 मीटर के बराबर है, L2 सेंटीमीटर के बराबर है, T1 सेकेंड, T2 सेकेंड। इनको पुट करके सॉल्व किया, आ गया N2 का वैल्यू मिल गया 2 × 10⁵। मतलब इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। SI यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। MLT-2, M kg, L मीटर, और टाइम सेकेंड, सेकेंड का पावर -2। इसी को बोल देते हैं न्यूटन। और ये CGS यूनिट में ये यूनिट आएगा, इसी को बोलेंगे, इसी को डाइन बोला जाता है कि नहीं। यहां से आ गया 2 न्यूटन इक्वल टू 2 × 10⁵ डाइन। कोई दिक्कत, क्लियर है ना सबको यहाँ तक, बहुत अच्छे। चलो इसके बाद एक मिनट, चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो, ये नोट कर लिए ना। इसके बाद नेक्स्ट है, हमें दे रखा है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील बता रखा है। यंग्स मॉड्यूलस कुछ होता है, क्या मतलब है आपको, कुछ होगा, पढ़ा जाएगा उसके बारे में। हमें बस दे रखा है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 19 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। अब आप देखो, हमें कह रहा है यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू ये दे रखा है, उसका यूनिट ये है। यूनिट देखते ही आप समझ गए कि ये ऐसा यूनिट सिस्टम है, उसको कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में। कन्वर्ट करके बताओ क्या वैल्यू आएगा। अगर SI यूनिट सिस्टम में यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू इतना है 19 × 10⁻10, तो CGS यूनिट में दैट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये वैल्यू कितना आएगा, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले मैंने बोला, क्या बोला, आप चेक करो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दे रखा है। क्या है फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे, बोलो, यंग्स मॉड्यूलस। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन। और डायमेंशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट दिखाई दे रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने बोला ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करने का 2 ही तरीका, या तो यूनिट पता हो या फॉर्मूला पता हो। यूनिट आपको दिख रहा है, यूनिट से निकाल लो डायमेंशन किसका, यंग्स मॉड्यूलस। सबसे पहले तो आप यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन निकालो। यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन कितना आएगा, तो हमें दिख रहा है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और हमें पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है,
ml_t-2, तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया फोर्स का डायमेंशन ml_t-2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर मतलब L2, तो यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डायमेंशन कितना आ जाएगा, बोलो, mn-1 t-2 ml-1 t-2, तो यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन आ गया ml-1 t-2, तो यानी यंग्स मॉड्यूलस का जो यूनिट होता है उसमें मास, लेंथ और टाइम का यूनिट आएगा, मास, लेंथ और टाइम का यूनिट आएगा। बस अब आप यहां से वापस से अपना एसआई यूनिट्स मानो और सीजीएस यूनिट्स मान लो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना। एसआई यूनिट्स मान लो m1 l1 t1, सीजीएस यूनिट्स मान लो m2 l2 t2, वहां से निकाल, कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ पे सबको। सॉल्व करो फटाफट, जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था वैसे ही बनाएंगे। m1 l1 t1 है ना, मास, लेंथ और टाइम, यही तीनों यूनिट मिलकर डायमेंशन बना रहा है इसका, यंग्स मॉड्यूलस का, है कि नहीं। सीजीएस यूनिट में बोल दो, मास के यूनिट को m2, लेंथ के यूनिट को l2, टाइम के यूनिट को t2, है कि नहीं। और हमें पता है एसआई यूनिट में मास का यूनिट क्या होता है kg, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। सीजीएस यूनिट में देख लो, मास का यूनिट ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड। अब वही अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे कन्वर्जन वाला, दैट इज नाउ हमें पता है n1u1 विल बी इक्वल टू n2u2, है कि नहीं। n1 आपको दे रखा था, एसआई यूनिट में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बता रखा है, कितना है 19 इंटू 10 का पावर 10, है कि नहीं। आपको सीजीएस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू पता करना है कितना आएगा, तो यहां से देख लो, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, n1 कितना है 19 इंटू 10 का पावर 10 इंटू u1, एसआई यूनिट में यूनिट क्या आ जाएगा, डायमेंशन देख लो क्या है ml-1 t-2, तो यूनिट क्या बनेगा m1 l1 -1 t2 -2, और सीजीएस यूनिट में क्या आएगा ये n2, और सीजीएस यूनिट हमने क्या माना m2 l2 t2, और डायमेंशन क्या है ml-1 t-2, तो ये आ जाएगा m2 l2 -1 t2 ये t, इधर t1 आएगा, ये t1 -2, इधर t2 -2, है कि नहीं, कोई दिक्कत। यहां से देख लो n2 कितना आ रहा है, n2 इक्वल टू 19 इंटू 10 का पावर 10 m1 l1 -1 t2 t2 बार बार बोल दे रहा हूँ, t1 -2, m1 इधर m2 आएगा ना तो डिवीजन में चला जाएगा, तो m1 को डिवाइड कर दो m2 से, l1 -1 को डिवाइड कर दो l2 -1 से, और t1 को डिवाइड कर दो t2 -2 से, कोई दिक्कत। यहां से देख लो कितना आ रहा है 19 इंटू 10 का पावर 10, m1 किसके बराबर है kg बाई m2 किसके बराबर है ग्राम, l1 किसके बराबर है मीटर बाई l2 किसके बराबर है सेंटीमीटर, दिस होल रेस टू द पावर -1। t1 किसके बराबर है सेकंड, t2 किसके बराबर है सेकंड, दिस होल रेस टू द पावर -2। यहां से देख लो कितना आ गया ये 19 इंटू 10 का पावर 10, हमें पता है 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, ग्राम से ग्राम कैंसिल। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, दिस होल रेस टू द पावर -1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां से देख लो कितना आ रहा है ये आ रहा है 19 इंटू 10 का पावर 10 इंटू 1000 इंटू ये 100 का पावर -1,
1/100 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, देयरफॉर ये कितना आ गया 19 इंटू 10 का पावर 11। 19 इंटू 10 का पावर 11 आ रहा है। यानी यहां से हम लोग देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, 19 इंटू 10 का पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू 10 का पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिक्कत क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे, शाबाश। ये तरीका है बनाने का इसको, है ना। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हमारा ये क्या आ गया 19 इंटू 10 का पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 19 इंटू 10 का पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहाँ पर? नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया ना यहाँ तक? बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। CG सिंगल कन्वर्जन यंग्स मॉड्यूलस ला तो कुछ हमने कर लिया ना। नेक्स्ट हमें गिवन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला एक क्वेश्चन था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू याद है, 9th में पढ़ा था हमने। क्या था 6.67 इंटू 10 का पावर -11। और यूनिट क्या था उसका, जल्दी बताओ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट निकालो जल्दी, फॉर्मूला याद है ना आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू G m1m2 बाई r स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना। G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 क्या है, मास है, r क्या है, डिस्टेंस, दोनों मास के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से देख लो G का यूनिट क्या आ रहा है, G को हम लोग क्या लिख सकते हैं, FR स्क्वायर बाई m1 m2। तो F न्यूटन, R यानी मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg मास इंटू मास, दैट इज kg इंटू kg। तो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो हमें ऐसा दे रखा है। नेक्स्ट लिखो आप, क्वेश्चन लिखो।
the value of g, that is universal gravitational constant, is equal to 6.67 into 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. Find its value in CGS unit. Find its value in CGS unit. निकालो CGS यूनिट में इसका वैल्यू फटाक से. जल्दी इसको सॉल्व करो, फिर होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दे दूंगा. अब डायमेंशन निकालो. जी का डायमेंशन कितना आ रहा है, निकालिए ना डायमेंशन. यहाँ पे हमारा क्वांटिटी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो सबसे पहले तो आप इसका डायमेंशन निकालोगे ना. जी का डायमेंशन कितना आ रहा है, एन यहाँ पे न्यूटन लिखा ना, यानी फोर्स का वो यूनिट है. फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, ml T-2 मीटर स्क्वायर यानी L2, और kg मतलब m2. कितना आ रहा है, हाँ m-1 L3 T-2. गुड. सबसे पहले तो डायमेंशन ही निकालेंगे. m-1 L3 T-2, ये डायमेंशन अब पता चल गया. यानी मास, लेंथ और टाइम का यूनिट है इसके पास, है कि नहीं. बस एक बार लिखो, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ऐसा यूनिट है. ऐसा यूनिट सिस्टम में इसका यूनिट मान लो जी का m1 L1 T1. CGS यूनिट में मान लो इसका यूनिट्स m2 L2 T2, और वहां से सॉल्व कर लो. ठीक है ना. ये देख लो, सबसे पहले यहाँ लिखो, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दे रखा था ना, तो वो सब SI यूनिट्स है. SI यूनिट. नेक्स्ट इज, हमें इसे कन्वर्ट करना था CGS यूनिट में. हमें पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, मास का डायमेंशन इसके पास, लेंथ का और टाइम का. यानी इसके पास मास का यूनिट होगा, लेंथ का और टाइम का. मास की यूनिट को बोल दो SI सिस्टम में m1, लेंथ को L1, टाइम को T1, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है हमें SI यूनिट में, उसको बोल दो N1, है ना. मास का यूनिट क्या होता है SI यूनिट में, kg, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड, और ये N1 ये वैल्यू दे रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू SI यूनिट में, दैट इज 6.67 इंटू 10 का पावर -11. CGS यूनिट में है ना, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके मास, लेंथ और टाइम के यूनिट को मान लो m2
m2 l2 t2 और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो n2। ये n2 हमें फाइंड करना है और हमें पता है सीजीएस यूनिट में मास का यूनिट क्या होता है, दैट इज ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड। अब आप अपना फॉर्मूला लगा दो कन्वर्जन वाला। नाउ हमें पता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, बस हो गया। n1 हमें पता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11। u1 यूनिट बताओ क्या होगा, डायमेंशन आपको पता है m-1 l3 t-2, तो यानी मास में इसका यूनिट है m1, तो ये -1। लेंथ का डायमेंशन क्या है 3 और यूनिट क्या है इसका l1, तो l1 का पावर 3 और ये टाइम में डायमेंशन है -2, यानी t1 का पावर -2 इज इक्वल टू n2 इंटू सीजीएस यूनिट में देख लो क्या क्या यूनिट है m2 l2 t2, डायमेंशन आप जान रहे हो m-1 l3 t-2, तो ये मास का यूनिट हो जाएगा m2 -1, लेंथ का यूनिट विल बी रेज टू द पावर 3, क्योंकि लेंथ का डायमेंशन 3 था ना, है कि नहीं, टाइम का डायमेंशन -2 है, तो टाइम का जो यूनिट होगा t2 रेज टू द पावर -2, है ना। यहाँ से बन जाएगा आपको, बस यहाँ से आप n2 निकाल लो, ये क्या आ गया 6.67 इंटू 10 का पावर -11। अब ये m1 -1 से इधर आएगा, m2 -1 डिवाइड हो जाएगा, इधर इसको ले आओ, L1 3 से L2 रेज टू द पावर 3 डिवाइड होगा, T1 -2 से T2 रेज टू द पावर -2 डिवाइड होगा। यहाँ से देख लो ये 6.67 इंटू 10 का पावर -11। m1 का यूनिट क्या है kg बाई m2 ग्राम, और ये पूरा रेज टू द पावर -1। L1 क्या है, अरे गलती लिख दिया हो ना, ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर होता है ना, है कि नहीं, मीटर आएगा वो, मीटर बाई सेंटीमीटर रेज टू द पावर 3। और T1 देख लो, T1 T2 दोनों सेकेंड होगा, रेज टू द पावर -2। तो यहाँ से देख लो ये आ गया 6.67 इंटू 10 का पावर -11, 1 kg में 1000 ग्राम बाई ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, रेज टू द पावर -1। मीटर में 100 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, रेज टू द पावर 3, और ये सेकंड से सेकंड कट गया, तो खत्म ही हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली कितना आंसर आ रहा है 6.67 इंटू 10 का पावर -8। वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। यहाँ से देखो 6.67 इंटू ये 10 का पावर -11 था ना, ये 1000 का इनवर्स, दैट इज 1/1000 इंटू 100 का पावर 3, है ना, तो 100 रेज टू द पावर 3, यानी 100 इंटू 100 इंटू 100। तो ये देखो, ये 2 0 और 1 0 से 1000 कट गया, 1 2 3 10 का पावर 3 बचा, यहाँ 10 का पावर -11, -11 में 3 ऐड कर दो, 10 का पावर -8, 6.67 इंटू 10 का पावर -8। कोई दिक्कत, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे फिर, वेरी गुड, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमें पता है सीजीएस यूनिट में फोर्स के यूनिट को क्या बोल देते हैं, डाइन बोल देते हैं, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 का पावर -8। और फोर्स के यूनिट को डाइन बोल देते हैं सीजीएस यूनिट में, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, यहां से देखो, इसके बाद नेक्स्ट होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। तो आप लोग होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है दैट इज
यहाँ तक नोट कर लिए ना सब? समझ में आ रहा है ना ये सब? गुड। ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2, है ना। दोनों सिस्टम का यूनिट्स लिख देते हैं पहले हम लोग, है ना। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट the value of Stephen's constant that is सिग्मा, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट को, बता रखा है आपको, इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 जूल सेकेंड इनवर्स मीटर रेज टू द पावर -2 केल्विन रेज टू द पावर -4। ये के केल्विन है, मतलब टेम्परेचर का ऐसा यूनिट। के क्या है? केल्विन, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट। एम क्या है? मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट। सेकेंड, टाइम का ऐसा यूनिट। जूल, एनर्जी का ऐसा यूनिट। यानी ये पूरा ऐसा यूनिट में आपको दे रखा है, यानी स्टीफेंस कांस्टेंट आपको ऐसा यूनिट में बता रखा है। कितना है? कह रहा है फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में आप जानते हो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, और टेम्परेचर का यूनिट सेम ही रहता है सीजीएस सिस्टम में। वहां केल्विन, तो सीजीएस सिस्टम में भी केल्विन ही रहता है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? बस ध्यान रखना, सीजीएस सिस्टम में, जैसे एसआई सिस्टम में हम लोग एनर्जी को जूल बोलते हैं, तो सीजीएस सिस्टम में जो एनर्जी का यूनिट होता है ना, उसको अर्ग बोला जाता है। अर्ग, ERG, अर्ग। ध्यान रखना ये बस, ठीक है। तो अभी के क्लास में ही तक रखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।